नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे ऊर्जा का स्रोत और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से जो है बाबू बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग इसके एक एक क्वेश्चन को जो है बाबू सॉल्व करना सीखेंगे और काफी बारीक बारीक पॉइंट को समझेंगे, जिससे आपके एग्जाम में इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में जो है बाबू दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आते हैं, चलते हैं, हम देखते हैं ऊर्जा के स्रोत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाबू देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो एक चीज आप जान जाइएगा बुआ, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है यूरेनियम की आवश्यकता होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो हीलियम की भी आवश्यकता नहीं होती है, एल्युमिनियम की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्रोमियम की भी आवश्यकता नहीं होती है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अगर कोई सबसे जरूरी होता है तो क्या होता है? यूरेनियम। और ये काफी बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है कि पूछता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कर रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं? तो धूप वाले दिन में तो कर ही सकते हैं, गर्म वाले दिन में तो कर सकते हैं, बादल वाले दिन में। ये बुआ सौर जल तापक है तो उसका हम लोग बादल वाले दिन में कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि सौर तापक है, सूर्य से एनर्जी मिलेगा तब भी जल गर्म होगा, नहीं तो गर्म नहीं होगा। तो भैया बादल वाले दिन में सूर्य होता नहीं है तो बादल वाले दिन में हम लोग सौर जल तापक का प्रयोग नहीं कर सकते। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो आप लोग जान जाइएगा बाबू, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आप जान लीजिएगा बुआ, जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ डी नंबर, स्थितिज ऊर्जा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बुआ पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी जो हम लोग विद्युत जो उत्पादन करने के लिए जो पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं उसमें हवा का स्पीड कम से कम कितना होना चाहिए? तो बाबू उससे विद्युत उत्पादन करने के लिए कम से कम जो हवा का स्पीड होना चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो पूछा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है बाबू निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बाबू लकड़ी भी बायोगैस ईंधन का स्रोत है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बाबू बायोगैस आपका जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो अब देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे ये सभी मार देते हैं, लेकिन अगर ये सभी टिक कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का जब भी उदाहरण पूछेगा तो कोयला को टिक कीजिएगा। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है वैसा ईंधन जो जीवों के मृत अवशेषों से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। तो इसीलिए इसमें कोयला होगा और कोई ऑप्शन को जो है बाबू आप लोग टिक मत कीजिएगा लोग। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू बायोगैस का उत्पादन होता है। तो सबको पता है बायोगैस का उत्पादन किससे होता है? चला गोबर से होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का जो है वो कौन सा उदाहरण होता है? सौर ऊर्जा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बुआ अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, जीवाश्म ईंधन जो है बाबू अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो वैसा ईंधन जिससे प्रदूषण कम फैलता है उसी को उत्तम ईंधन कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बुआ? जैव गैस हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा विद्युत नाभिकीय संयंत्र जो है बाबू उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था?
तो प्राचीन समय में लोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी का ही प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सबको पता है सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर आपका बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो टिहरी बांध है बाबू वो गंगा नदी पर आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गंगा नदी है, तो इसी को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो बाबू जैव गैस में जो मीथेन होता है वो 75% जो है बाबू पाया जाता है, लेकिन बहुत सारे किताबों में आपने देखा होगा कि 90% भी लिखा रहता है, बहुत सारे किताब में 95% भी लिखा रहता है। तो जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो दिया रहेगा उसी को क्या कर दीजिएगा? टिक कर दीजिएगा। तो इसमें सबसे मैक्सिमम 75 है, तो हम 75 को ही क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। और आपके एग्जाम में जब भी देता है कि मीथेन गैस कितना परसेंट पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन 75% ही क्या होगा? सही होगा। ये 90-95 कभी भी आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं देता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हो रहा है बुआ, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो सबको पता है पवनों का देश जो होता है बुआ डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा जो है स्थान है? तो भारत जो है बाबू पवन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के मामले में 5वें स्थान पर है पूरे देश में। यानी जितना भी देश है उसमें जो है वो पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो टरबाइन को आवश्यक चाल बनाने के लिए पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, तभी टरबाइन एक निश्चित चाल से क्या करेगा? नाचेगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? जनरेट होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू 1 मेगावाट, MW का मतलब मेगावाट होता है। 1 मेगावाट के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म का लगभग कितना हेक्टेयर भूमि होना चाहिए? तो 1 मेगावाट के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि का होना क्या होता है बुआ? आवश्यक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बता दें सौर सेल सोलर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का इस्तेमाल करते हैं। कौन से धातु का इस्तेमाल करते हैं? सिलिकॉन धातु। ये बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बुआ बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारी ऊर्जा को किस ऊर्जा में जो है वह रूपांतरित करती है? तो वह जो ज्वारी ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? रूपांतरित करती है। क्योंकि उसी के लिए बनाया ही गया रहता है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, तो विद्युत ऊर्जा में ही रूपांतरित होगा। अब आते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस प्रकार किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारापुर नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बाबू तारापुर नाभिकीय संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कलपक्कम नाम से ही पता चल रहा है साउथ है, तो ये बाबू तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कभी भी पूछ देगा कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा हुआ निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? जैव मात्रा, कोयला, पेट्रोलियम। तो ये तीनों का तीनों बुआ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन अब बहुत दे रहा है बिहार बोर्ड में कि बुआ कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, तो इनमें से कोई नहीं कर देंगे। बोला है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो जैव मात्रा भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, कोयला भी नहीं है, तो इसीलिए हमने डी कर दिया। इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा हुआ निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत जो है बाबू वो आपका बायोमास है। कौन सी है बाबू? उत्तम ऊर्जा स्रोत जो अधिक जले लेकिन प्रदूषण कम दे, तो वो बायोमास आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट। नेक्स्ट कराए निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो सबको पता है नामे में है प्राकृतिक, तो लोग कहता है प्रकृति की चीजें अच्छी होती हैं, तो बोला है कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो प्राकृतिक गैस जो है बाबू क्या होगा? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा हुआ कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं बाबू। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आपका जैव मात्रा, जिसको हम लोग बायोमास के भी नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस या प्राकृतिक गैस। लेकिन बाबू देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नहीं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो बाबू जो सभी जीव जंतु हैं उनके लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है बाबू क्या होता है? सूर्य होता है। सबको पता है सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो सबको पता है बाबू सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? रूपांतरित करता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बाबू टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जल आपूर्ति के लिए भी बांध का निर्माण किया गया, भूमि के सिंचाई के लिए भी किया गया था और बिजली उत्पादन के लिए भी किया गया था। तो टिहरी बांध जो है इन सभी उद्देश्य के लिए किया गया था, इसीलिए इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति पर ऊर्जा का सबसे जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, महासागरीय ऊर्जा तो है नहीं, पवन ऊर्जा तो है नहीं, सौर ऊर्जा तो है नहीं, तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा क्या है बुआ? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। चूंकि ये महासागरीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सारा नवीकरणीय और किसी ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हुआ ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कोयला तथा पेट्रोलियम। ये ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत का क्या है? उदाहरण है। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ईंधन है, तो सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, तो ये तीनों ईंधन है, तो इसीलिए इनमें से सभी क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, तो पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन में आता है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन में आता है, तो सी में दिया है ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो नाभिकीय संलयन में जो है वो बहुत ज्यादा जो है उष्मा का जरूरत पड़ता है, बहुत ज्यादा ताप का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए नाभिकीय संलयन जो होता है वो उच्चतम ताप पर की जाने वाली प्रक्रिया होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सबको पता है एक भारी नाभिक जब दो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इसमें टूटने के लिए कहा था तो नाभिकीय विखंडन सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सबको पता है सौर ऊर्जा को जो सीधे विद्युत ऊर्जा में बदले वो क्या है बउआ? सौर सेल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है बउआ जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है नाभिकीय संलयन, सूर्य, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है बाबू ना नाभिकीय संलयन होता है, ना सूर्य होता है, ना चंद्रमा होता है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं बाबू। इसका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करे उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो भी दहन कर उष्मा उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ईंधन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? तो अभी पढ़े हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है बाबू क्या होता है? सूर्य होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कर रहा है बुआ निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो बुआ सोलर सेल या सोलर पैनल आपको जो है कई बार पूछता है कि किस धातु से बनाया जाता है। तो कभी भी सोलर सेल या सोलर पैनल आ जाए तो समझ जाइएगा कि कौन से धातु से बनाया जाता है? सिलिकॉन धातु से बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो मोमबत्ती भी जलता है तो ज्वाला निकलती है, मेथेन गैस भी जलता है तो ज्वाला निकलती है, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन भी जलता है तो ज्वाला निकलती है, लेकिन कोयला जो होता है इससे धुआं निकलता है। तो इसीलिए कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के क्या करता है? जलता है। इसमें निकलता है लेकिन वो नगण्य यानी ना के बराबर होता है, केवल धुआं मारता है वो। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। सूखा सेल जो खिलौने वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है? तो उसमें ऋण इलेक्ट्रोड जो है बाबू वो जस्ता का बना होता है। कौन किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जस्ता का बना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट कह रहा है बाबू डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में या इनमें से सभी में। तो इन सभी चीजों में जो है बाबू डीजल का उपयोग क्या होता है, इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इनमें से सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बुआ नेक्स्ट, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। अभी बताएं खिलौने में शुष्क सेल अर्थात सूखे सेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बुआ, सही हो जाएगा। यहां पर आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इतने आसान कॉन्सेप्ट के साथ बच्चे ऊर्जा के स्रोत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से बिल्कुल कर सकें, ताकि इनको एग्जाम में जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।